बढ़ते बात अब करेंगे ईरान और अमेरिका की। दरअसल ईरान से जारी तनातनी के बीच अमेरिका लगातार देखिए बयान दे रहा है और चेतावनी भी ईरान को अमेरिका की ओर से दी जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ईरान से जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने बहुत बड़ा बयान दिया है और क्या बयान दिया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि लगातार जिस तरीके से बयान बाजी हो रही है इसके बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ट्रंप जिसके दम पर बार बार ईरान को धमका रहे थे, मिडिल ईस्ट से उसी पार्टनर ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब ने साफ ये मना कर दिया है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए अपना एयर स्पेस अमेरिका को नहीं देगा, जिसके बाद ट्रंप सन है। जहां अमेरिका के खौफ से खामनेई की रातों की नींद उड़ गई थी, मिडिल ईस्ट के कई देश तबाही के अंदेशों से खौफजदा थे, लेकिन अब अमेरिका के मिशन को सऊदी अरब ने तगड़ा झटका दिया है। ऐसे में बार बार ईरान को धमका रहे ट्रंप को अब अपनी मिडिल ईस्ट रणनीति पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सऊदी ने अमेरिका को झटका क्यों दिया, साथ ही क्या ट्रंप अब सऊदी पर भी अटैक कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में भड़की चिंगारी पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं आखिर इसका अंजाम क्या होगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, संजय श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगी। एक तरफ लगातार तनातनी और जो ये बयानबाजी हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, और अब सऊदी अरब का जो ये स्टैंड और ये कहा गया है कि हम एयर स्पेस नहीं देंगे अमेरिका को, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। जी हाँ, दिक्कत सऊदी अरेबिया में ये आ रही है एमबीएस को, मोहम्मद बिन सुल्तान को, कि सऊदी की जो आम आवाम है उनका समर्थन ईरान के साथ है और एमबीएस जो हैं, प्रिंस हैं वहाँ के, वो नहीं चाहते कि सऊदी के आम आवाम किसी भी तरह से सऊदी के राजशाही के खिलाफ, यानी सऊदी के किंग या सऊदी के प्रिंस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। विद्रोह का ये सुगबुगाहट सऊदी में अक्सर आता है, जहां पर आम जो सऊदी के नागरिक हैं वो नहीं चाहते कि सऊदी के प्रिंस या सऊदी के जो किंग हैं वो आंख मूंद कर अमेरिका का या इजराइल का समर्थन करें। ऐसे भी अगर हम याद रखें, सऊदी ने आज से 2 साल पहले चीन के समर्थन से ईरान के साथ एक दोस्ताना करार साइन किया था, जिसके तहत चीन के आशीर्वाद से सऊदी ने और ईरान ने यह तय किया कि वह एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, जिसका मतलब है कि वह एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये एमबीएस की एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मजबूरी है। जी। लेकिन क्योंकि देखिए जो रिश्ते रहे हैं, जो हमने दोनों के बीच में यानी कि सऊदी अरब के बीच में और अमेरिका के बीच में जो संबंध देखे हैं, और उसके बीच में ये अब फैसला लेना, ये ऐलान करना कि हम अमेरिका को एयर स्पेस नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए सर कि आने वाले दिनों में अब सऊदी अरब के साथ भी तलखी देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसका नतीजा हो क्या सकता है आने वाले दिनों में? संजय श्रीवास्तव सर, ये सवाल मेरा आपसे है। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सऊदी अरबिया के सरकार के द्वारा और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सबसे अहम भूमिका है उनकी, और जाहिर है कि उनका जो ये रिक्वेस्ट है एक तरीके से कि पूरी सिचुएशन को इस तरीके से डील किया जाए कि इसका कोई रीजनल इन्फ्लैग्रेशन ना हो, कोई ये जो पूरा स्थिति ईरान की जो बनी हुई है वो कोई वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सऊदी अरबिया इस समय अपने उत्थान और विकास के ऊपर फोकस कर रहा है। एमबीएस का जो विजन 2030 का जो लक्ष्य है, जिसमें कि वो सऊदी अरबिया को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, और ऐसे में यदि सऊदी अरबिया किसी युद्ध में उतरता है तो उसकी जो विकास की जो का जो विजन है वो बाधित होगा, और पूरे क्षेत्र में भी एक स्थिरता बनेगी। पहले से ही इजराइल हमास का एक युद्ध चल रहा था, क्योंकि एक लंबे प्रयासों के बाद उसमें एक सीज फायर बना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरबिया और ईरान के जो रिश्ते हैं उसकी जो आंतरिक तलखी है वो बिल्कुल बदस्तूर है। मेरा ऐसा मानना है कि शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो गहरा है, और यद्यपि कि चाइना के द्वारा एक फैसिलिटेशन कराए जाने की वजह से सऊदी अरबिया
और ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर जरूर कर लिया था, लेकिन जहां तक एक दूसरे के प्रति पॉस्चरिंग का जो और उनके प्रति एक दूसरे के प्रति जो उनकी भावनाएं होती हैं, उसमें जरूर एक इंटेंस राइवलरी है और उसका फायदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जरूर उठाता है। और सिया सुन्नी का जो विवाद है और सऊदी अरबिया और ईरान का जो कंपटीशन है वो अभी भी है। अभी आप देखिए तो जो इजराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला 2023 7 अक्टूबर को हुआ था, वो जाहिर है कि एक ईरानियन प्रॉक्सी के द्वारा किया गया था और उसका कारण ये था कि इजराइल जो सुन्नी बहुल जो राष्ट्र हैं उनके साथ बातचीत कर रहा था और एक एक करके सारे राष्ट्र इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। सऊदी अरबिया भी उसे रिकॉग्निशन देने की के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा था, अमेरिका उसे पुश कर रहा था। तो ऐसे में ये जो पूरी जो सिचुएशन है उसको ईरान ने डिसरप्ट करने के लिए, इजराइल को आइसोलेट करने के लिए, जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया को तोड़ने के लिए एक अपने प्रॉक्सी के माध्यम से एक लार्जली बैकिंग देते हुए हमास का जो आतंकी हमला जाहिर है कि ईरानियन प्रॉक्सी के द्वारा किया गया था। उसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में यमन में जो वहां पर विद्रोही हैं उनको, उनके राइवल ग्रुप्स को दोनों सपोर्ट करते रहे और सऊदी अरबिया ने तो एक कोalition फोर्स भी बनाई थी। तो ये जो ईरान और सऊदी अरबिया की राइवलरी बिल्कुल है और ईरान भी सऊदी अरबिया भी चाहेगा कि वहां पर परिवर्तन हो और एक ऐसा परिवर्तन हो कि जिसमें कि इस तरीके की जो इंटेंस राइवलरी से उससे भी निजात मिले। लेकिन वो जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सऊदी अरबिया चाहेगा कि इस तरीके से हो जिसमें कोई वाइडर रीजनल एस्केलेशन ना हो। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सऊदी अरबिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं और दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत ही रोबस्ट मिलिट्री कोऑपरेशन भी रहता है। तो ऐसे में यूएस के पास बहुत अन्य सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सऊदी अरबिया ने अपना ओपिनियन जरूर दिया है कि आप इस तरह से इसको करें कि जिससे कि कोई वाइडर रीजनल एस्केलेशन ना हो, कोई बहुत अशांति ना हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पुनीता जी कि ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें ईरान के जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतने ज्यादा आप गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये रिजीम कोलैप्स कर सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि ये जो इस्लामिक रिजीम कोलैप्स करती है तो ये ईरान के लोगों के लिए भी और पूरे वाइडर रीजनल जो वहां पर स्थितियां हैं, आतंकवाद की जो समस्या है, उससे भी काफी हद तक पूरे क्षेत्र को निजात मिलेगी और ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, लेकिन होता क्या है ये भी देखना और समझना बहुत अहम हो जाता है। लेकिन यूके देवनाथ सर, क्योंकि देखिए जब अब सऊदी अरब की तरफ से ये मना कर देना कि एयर स्पेस नहीं देंगे, इसके बाद अब आगे ये समझना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका अब क्या करेगा। यानी कि अगर हम सैन्य रणनीति की ही बात कर लेते हैं तो अमेरिका का अब स्टैंड क्या हो सकता है, क्या विकल्प अमेरिका के पास और आगे कर क्या सकता है अमेरिका? पुनीता जी देखिए, अमेरिका ने अपने जो एसेट्स हैं, खासतौर से हवाई जहाज जो हैं इस तरह से डिप्लॉय किए हैं कि सऊदी एयर स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बता दूं कि सऊदी अरेबिया में अमेरिका के 2 F-15 स्क्वाड्रन थे। सऊदी अरेबिया के मना करने के बाद अमेरिका ने अपने दोनों F-15 स्क्वाड्रन को जॉर्डन में तैनात कर दिया है। तो होता यह है कि अमेरिकन ने अपनी जो B-2 बॉम्बर से उनको दियागो गार्सिया में तैयार रखा है और दियागो गार्सिया से जब वो ईरान की तरफ कूच करते हैं, अगर करते हैं, तो सऊदी एयर स्पेस के ऊपर से उठने की जरूरत नहीं है। वो उत्तर में अरब सागर में आएंगे, वहां ओमान के ऊपर से होते हुए ईरान की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हवाई हमले के लिए भूमध्य सागर में तैनात किया हुआ है। तो भूमध्य सागर से जब अमेरिका के हवाई जहाज उड़ेंगे ईरान के लिए, तो वो इजराइल, सीरिया, इराक, फिर ईरान के सीमा में घुसेंगे। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका की एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा F-35 के 2 स्क्वाड्रन उन्होंने कतार में डिप्लॉय किए हुए हैं। तो सऊदी एयर स्पेस के ना मिलने से अमेरिका की एयर पावर को कोई खास टैक्टिकल नुकसान नहीं है। दूसरी बात है कि अमेरिका के लिए अभी बड़ा मुद्दा क्या है। अमेरिका सऊदी को नहीं नाराज करेगा क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अमेरिका का सिर्फ यही है कि अगले 1 महीने में या अगले 6 महीने में सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाए, जिसमें कि सऊदी अरेबिया इजराइल को मान्यता दे देगा और भविष्य में इजराइल विरोधी किसी गतिविधि में लिप्त नहीं होने का वादा करेगा और एज ए रिवार्ड अमेरिका सऊदी को बिलियंस ऑफ डॉलर का मदद करेगा। तो सऊदी की जो ये देखिए उनकी आंतरिक डोमेस्टिक जो मुश्किलें हैं, इसको अमेरिका व्हाइट हाउस समझता है
और व्हाइट हाउस की सहानुभूति है सऊदी के प्रिंस एमबीएस के साथ, मोहम्मद बिन सुल्तान के साथ, कि उनको अपनी आम जनता से बचा के रखना है। अगर हम अरब स्प्रिंग की तरह देखें तो पिछले कुछ सालों में काफी सारे मुस्लिम और अरब कंट्रीज में आम जनता अपने शासक के खिलाफ खड़ी हो गई है, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि सऊदी की जो शासक हैं, चाहे वहां के किंग हो या प्रिंस हो, जो कि अमेरिका के अंधभक्त हैं, उनकी सत्ता को, उनकी कुर्सी डगमगाए। तो अमेरिका एमबीएस की इस आंतरिक राजनीतिक रिक्वायरमेंट की मजबूरी को समझता है और सऊदी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जी। और इसको इस तरह से भी समझे सर, क्या सीधे तौर पर जो सऊदी अरब है वो ईरान से पंगा लेना नहीं चाहता? क्योंकि अगर ऐसा होता है, किसी तरीके से अमेरिका की मदद दी जाती है, तो उसको नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है ईरान की तरफ से। क्या इसे इस संदर्भ में भी देखें? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने बार बार धमकी दी है कि अगर कोई भी मुस्लिम देश आसपास गल्फ कंट्री जो है वो अगर अपने एयर स्पेस, जमीन या समुद्र का इस्तेमाल करने देगा अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए, तो जवाबी कार्रवाई में ईरान भी उस देश के ऊपर जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल से हमला करेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सऊदी और ईरान के बीच में फिलहाल जो डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो अपने हजारों साल पुराने, सदियों पुराने वैमनस्य को भूलकर कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल एक दूसरे के साथ कोई कड़वाहट ना हो। हाँ, सऊदी जो है किसी भी तरह से ईरान को खुली तरह से समर्थन नहीं दे रहा है, लेकिन सऊदी खुली तरह से ईरान के विरोध में भी नहीं जा रहा, जैसा कि ट्रेंड हम दुनिया के सारे मुस्लिम देशों में देख रहे हैं। दुनिया में जो 57 मुस्लिम देश हैं वो सब या तो चुप हैं या ईरान के लिए थोड़ा सा समर्थन देते हैं। बहुत कम मुस्लिम देश या बहुत कम अरब देश हैं जिन्होंने खुलकर ईरान के खिलाफ कोई बयान दिया है, क्योंकि इन सब देशों में आम जो जनता है और खासतौर से अगर पॉलिटिकल कंट्री है तो जो विरोधी पक्ष है वो ईरान के समर्थन में खड़े हैं। तो कोई भी मुस्लिम देश, कोई भी अरब देश अमेरिका के समर्थन में ईरान के खिलाफ बयान भी नहीं दे रहा है। जी ठीक है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, मैं अब सर की बातों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि देखिए अब जो महत्वपूर्ण जानकारी देवनाथ सर ने दी, लेकिन ये बताइए क्या इस कदम के बाद ये माना जाए कि आने वाले दिनों में रिश्ते क्या खराब हो सकते हैं क्या सऊदी अरब के बीच में और अमेरिका के बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि कहीं से रिश्ते खराब होंगे। ये आपस में दोनों के बीच के जो संबंध हैं वो काफी गहरी समझदारी है। दोनों के बीच का मिलिट्री कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत इंटेंस है। बड़ी डिफेंस डील वो लगातार करते हैं सऊदी अरेबिया। और जैसा कि अभी देवनाथ सर ने कहा, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया, अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन किया जाना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक प्राथमिकता रही है। और यदि अब्राहम एकॉर्ड्स की जो प्रक्रिया, जो साइन तो पहले ही हो गया था 2020 में ही, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया को ईरानियन बैकिंग के साथ जो हमास का आतंकी हमला था उसने डिसरप्ट जरूर किया था, लेकिन अब उसको बैक ऑन ट्रैक लाने का जो कार्य है उसको डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स हैं वो फिर से बैक ऑन ट्रैक हो और एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो। और ऐसे में इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि भविष्य में यदि सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसके बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को एक बड़ी डिफेंस डील दे सकता है और भी बड़े उसको लाभ पहुंचा सकता है। और इस तरीके की बातचीत पहले से ही चल रही थी। 7 अक्टूबर 2023 हमास के आतंकी हमले के पहले ही सऊदी अरेबिया को अमेरिका ये डील देने जा रहा था, लेकिन वो हमला हो गया और उस हमले का, जैसा कि मैंने कहा, कि लक्ष्य ही था कि किस तरीके से इस नॉर्मलाइजेशन को तोड़ा जाए। तो देखिए, अब्राहम एकॉर्ड्स की जो भावना है वो बहुत ही बड़ी है। उसमें डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की बात कही जाती है। ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो संवाद की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने की बात है, जो कि ईरान की इस्लामिक जो रिजीम है, जो शिया रिजीम है, वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके का डायलॉग आगे बढ़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस इस्लामिक रिजीम का पतन होता है और ये कोलैप्स करती है और ईरान से ये जो रेसिस्टेंस आ रहा था वो कम होता है, तो फिर अब्राहम एकॉर्ड्स की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। और आने वाले समय में यदि ईरान के इस्लामिक रिजीम का पतन होता है तो इस बात की संभावना बनती हुई दिखाई देगी कि सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले और फिर जो नई रिजीम ईरान में आएगी वो इस पूरे अब्राहम एकॉर्ड्स की प्रक्रिया में
वो भी अपना योगदान दे। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि जो भी वहां पर ईरान में अगर कोई सत्ता परिवर्तन होता है, ये इस्लामिक रिजीम कोलैप्स करती है, तो अब्राहम एकॉर्ड्स के संदर्भ में भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो आतंकी सोच के विरुद्ध जो एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी अब्राहम एकॉर्ड्स के माध्यम से, वो भी आगे बढ़ेगी और ये सभी पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। ठीक है। और क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने दी संजीव श्रीवास्तव सर, लेकिन ये भी जानना होगा यूके देवनाथ सर कि ये जो अभी स्थिति देखने को मिल रही है ईरान के अंदर, इससे क्या आकलन कर पा रहे हैं? क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन हो सकता है क्या ईरान में, या फिर चीजें जो है वो सामान्य हो सकती है? क्या उम्मीद अभी लग रही है ईरान को लेकर? क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आई, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हालात जो है वहां पर धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, और जो प्रदर्शनकारियों पर फांसी को लेकर जो उन्होंने दावा किया कि अब वहां पर मौतें नहीं हो रही, हत्याएं नहीं की जा रही है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? पुनीता जी, शुरुआती दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत आशा की थी कि ईरान के अंदर जो आंतरिक बवाल खड़ा हो गया है, हजारों लाखों लोग आयतुल्लाह खुमानी की सरकार के विरुद्ध सड़कों पर निकल आए हैं, आगजनी हो रही है, सरकारी इमारतों को आग लगाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत उम्मीद की थी कि इस पुश से ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, कि ये जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, खासतौर से जेनजी, ये राष्ट्रपति के घर में घुस जाएंगे, जैसा कि हमने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, श्रीलंका में देखा, और आयतुल्लाह खुमानी को विवश कर देंगे कि वो ईरान छोड़कर रूस भाग जाएं। लेकिन 16 दिन से ये हुआ नहीं है, और पिछले 24 घंटे में ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बासिद सेना के साथ मिलकर शायद काफी हद तक इन प्रदर्शनों पर काबू कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने पिछले 24 घंटे में कोई खास आगजनी नहीं की है, कोई वायलेंस नहीं हुआ है। क्या अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में प्रदर्शनकारी आस्ते आस्ते अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे? इसकी संभावना बन रही है। तो अमेरिका जानता है कि आंतरिक बवाल से, यानी आंतरिक गृह युद्ध का जो आशा कर रहा था अमेरिका, वो शायद आयतुल्लाह खुमानी ने आईआरजी की, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड की मदद से कंट्रोल कर ली है। अब क्या अमेरिका अगले 12 घंटे में, 24 घंटे में हवाई हमला कर देगा ईरान के ऊपर, जैसा कि उसने वेनेजुएला में किया, ताकि ईरान के अंदर जो आंतरिक प्रदर्शन हो रहे हैं उनको हवा मिले, तूल मिले, जो विरोधी पक्ष है आयतुल्लाह खुमानी का, उनका मनोबल बढ़े? ऐसा अभी तक नजर नहीं आ रहा है जी। यानी कि जो मंशा थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, वो फिलहाल अभी सही साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर होता क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर चर्चा में जुड़ने के लिए।